हेलो फ्रेंड्स, आरएसडी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अच्छे हो, स्वस्थ हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। हमने जो हमारी संविधान की सीरीज शुरू की थी उसी का ही आज का अपना चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पूरे के पूरे संविधान का या हमारे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति है उसी के अनुसार हमारा पूरा का पूरा संविधान है, उसमें औपचारिक और संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति को ही माना है। आज राष्ट्रपति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जामों के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं और उसी का अपना आज का पहला क्वेश्चन है। भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये जो संघ मतलब केंद्र सरकार और संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है आर्टिकल 53 के तहत। ऑप्शन देखो, भारत का प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होता है यह लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री होता है ये राज्य सरकार का मुख्यमंत्री होता है, मतलब राज्य सरकार का विधानसभा होती है, विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है। जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और जो भारत का राष्ट्रपति है और भारत का राष्ट्रपति है वो हमारा क्या है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। कहने का मतलब ये है आर्टिकल 77 ये बताता है कि हमें कि भारत संघ के समस्त या भारत सरकार के सारे कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। आर्टिकल जो 53 है वो साफ साफ लिखता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आपकी जो थल सेना है, वायु सेना है, आपकी जल सेना है, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो प्रधानमंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख, भारत का औपचारिक प्रमुख, संविधान का कमांडर, संविधान का सुप्रीम, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, भारत का राष्ट्र, अगर मैं यूं कहूं आपका जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है भाई? राष्ट्रपति है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? स्वतंत्र भारत के, भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, संविधान लागू होता है आपका 1950 में, पहली बार आम चुनाव होते हैं आपके 1952 में। प्रश्न है पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। हम इसकी बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो भाई राजेंद्र प्रसाद कौन थे? आपका जो राजेंद्र प्रसाद है ये बिहार से थे, बिहार से थे, बिहार से संविधान सभा में निर्वाचित हुए हैं। अच्छा, राष्ट्रपति बनने से पूर्व संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इन्हें बिहार का गांधी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं भाई? बिहार का गांधी। इन्हें भारत का अजात शत्रु कहते हैं, भारत का अजात शत्रु। आपके जो राजेंद्र प्रसाद हैं यह 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। एक बार तो 1950, एक बार 52, एक बार 57। सर्वाधिक कार्यकाल वाला राष्ट्रपति, सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का ही है। इन्हें 1962 में क्या मिला? भारत रत्न मिला। 1962 में क्या मिला इनको? भारत रत्न मिला। आपके जो राजेंद्र प्रसाद हैं यह देश के पहले क्या बने थे? आपके
भाई राष्ट्रपति बने थे। 1950 जब संविधान सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, उस दिन संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना लिया। 1952 में पहली बार आम चुनाव होते हैं तो आपके राजेंद्र प्रसाद जीत गए। 1957 में पुनः चुनाव हुए, राजेंद्र प्रसाद जीत गए। तो सर्वाधिक कार्यकाल भी किसका है? आपके राजेंद्र प्रसाद का है। 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले। 1962 में इनको क्या मिला था? आपका भारत रत्न मिला था। अब सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये आपके गृह मंत्री थे, गृह मंत्री हुआ करते थे पहले। जब आपकी सरकार बनी स्वतंत्र भारत की पहली सरकार, उसमें गृह मंत्री हुआ करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन है आपका, जो राधाकृष्णन है, राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके, 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके, 2 बार उपराष्ट्रपति बने। इनका जो जन्म दिवस है वो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं भाई, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके समय 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ। इन्हें 1954 में भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला। और ये जो राष्ट्रपति रहते हैं, राष्ट्रपति पद पर इनका कार्यकाल होता है 1962 से लेकर 1967 तक क्या रहे? ये राष्ट्रपति रहे आपके। जवाहरलाल नेहरू, आपका जो जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू आपके प्रथम प्रधानमंत्री बने। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? यही है। 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं भाई जवाहरलाल नेहरू। सर्वाधिक कार्यकाल है वो इन्हीं का ही है, सर्वाधिक कार्यकाल ये इन्हीं का ही है भाई। अच्छा, विदेश नीति का जनक जवाहरलाल नेहरू है, विदेश नीति का जनक जवाहरलाल नेहरू है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक जवाहरलाल नेहरू है। एशियाई खेलों का जो जनक है वो भी जवाहरलाल नेहरू है, एशियाई खेलों का जनक। अच्छा, इसके समय 1954 में पंचशील समझौता हुआ भारत और चीन के मध्य। कौन सा समझौता हुआ? पंचशील समझौता, 1954 पंचशील समझौता। इनके समय 1960 में भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ। भारत की ओर से आपके जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो आपके अयूब खान हुआ करते थे। इनके समय 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ। इनके समय 1963 में जेपी कृपलानी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया? वो आपका जवाहरलाल नेहरू है। 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु होती है और इनकी समाधि स्थल को शांति वन कहते हैं। और इनका जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका प्रश्न था भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन है भाई? राजेंद्र प्रसाद आपके प्रथम राष्ट्रपति हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी या लागू करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 232, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 312। अध्यादेश, अब ये प्रश्न आता है अध्यादेश क्या होता है? जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश के लिए कानून बनाना जरूरी है तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर एक अध्यादेश जारी करता है। और वो अध्यादेश क्या होता है? अस्थायी कानून होता है, अस्थायी कानून होता है। इनकी अधिकतम जो अवधि होगी वो होगी 6 माह। अवधि कितनी होती है भाई? 6 माह होती है। अध्यादेश उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है। जब संसद पुनः सत्र में आती है तो संसद की पहली बैठक के 6 सप्ताह के अंदर इसका अनुमोदन करना आवश्यक है। अगर दोनों सदनों ने इसका अनुमोदन कर दिया तो यह कानून बन जाएगा, अन्यथा 6 महीने बाद स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 123 के तहत जारी करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो भाई अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अध्यादेश एक अस्थायी कानून है जिसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह होती है। आर्टिकल बात करेंगे 213 की। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है।
राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 213 के तहत। अनुच्छेद 312 की बात करूं तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो राज्यसभा है अपने 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है आर्टिकल 312 के तहत। जो आर्टिकल 232 है इसमें हाई कोर्ट से संबंधित है और इसे वर्तमान में निरस्त यानी समाप्त कर दिया गया है। तो अध्यादेश क्या है भाई? राष्ट्रपति, अच्छा केंद्र में तो करेगा राष्ट्रपति जारी अनुच्छेद 123 के तहत। अध्यादेश अस्थायी कानून होता है जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह होती है। राज्य में जो अध्यादेश जारी करता है वो करता है राज्यपाल और अनुच्छेद 213 के तहत होता है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 4 बार, 3 बार, कोई सीमा नहीं। अगर मैं बात बताऊं तो आपके संविधान का आर्टिकल आता है 57 और 57 में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, मतलब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन कितने समय के लिए या कितनी बार हो सकता है। तो इसके लिए लिख रखा है कि इस मामले में जो आपका संविधान है वो मौन है। मौन का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। इसके लिए संविधान मौन है, चाहे वो 2 बार बनो चाहे 5 बार बनो। लेकिन अमेरिका में ऐसा 2 बार है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति कितनी बार बन सकता है? 2 बार बन सकता है। लेकिन भारत में इसकी कोई भी सीमा नहीं है। आर्टिकल 57। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भाई राष्ट्रपति का चुनाव है तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो हमने कहां से लिया है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो करवाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो हमने किस देश से ली है? आयरलैंड से ली है। अब देखो भाई, प्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जिस चुनाव में जनता भाग नहीं लेती वो सारे चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। जैसे बात करते हैं राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती। तो ये चुनाव कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते। तो जनता भाग नहीं लेती तो कौन लेगा? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। जनता किसको चुनती है? जनता राज्यों में चुनती है विधायक को और जनता संसद में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद को चुनती है। और ये जो विधायक और सांसद हैं यही किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जनता शामिल होती है लेकिन किस रूप से शामिल होती है? अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऑप्शन के हिसाब से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस रूप से होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इसके लिए एक पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु तो कौन सी पद्धति, ये क्वेश्चन आ गया। देखो भाई, कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? संचयी मत पद्धति, सूची पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एक एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति है वो देखो क्या है। अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसका वो सही आंसर भाई डी है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अपना क्या है? सपोज करो सरपंच के चुनाव में 3 कैंडिडेट खड़े हो गए, इसको मिल गए भाई 100 वोट, इसको मिल गए 500, इसको मिल गए 600। कौन जीत गया? 3 नंबर वाला जीत गया, क्योंकि अधिकतम वोट प्राप्त हो गए। जिस भी व्यक्ति को अधिकतम वोट प्राप्त हो जाते हैं हम उसको विजेता घोषित कर देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है भाई। राष्ट्रपति में क्या है कि सपोज करो 4 व्यक्ति खड़े हैं, ए बी सी डी। ए को वोट मिल गए भाई 400, इसको मिल गए 300, इसको मिल गए 200, इसको मिल गए 100, टोटल हो गए 1000 वोट। किसी भी व्यक्ति को इसमें, अगर सरपंच है आपका, विधायक है आपका, सांसद है, इनमें सबसे ज्यादा वोट किसको मिल गए? ए को, तो ए को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति में न्यूनतम कोटे का प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति को कुल वैध मतों का, कुल वैध मत कितने हैं? 1000। कुल वैध मतों का कम से कम आधे से एक अधिक, मतलब 50% से एक अधिक जिस भी उम्मीदवार को मत प्राप्त होगा उसे सफल घोषित किया जाएगा। तो भाई 50%, 1000 के 50% आधे कितने हैं? 500। और 500 का कम से कम एक अधिक, क्या किसी भी उम्मीदवार के पास 501 वोट हैं? नहीं है ना। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को सफल घोषित नहीं किया जाएगा।
अब क्या करेंगे, अब करेंगे दोहरे चक्कर की मतगणना। जिस भी व्यक्ति के सबसे कम वोट हैं, इसके वोटों को इनमें हस्तांतरित, इसमें बांट दिया जाएगा। अब किसी न किसी व्यक्ति के तो आधे से एक अधिक होगा। राष्ट्रपति का चुनाव में वोट वरीयता क्रम में दिए जाते हैं। और दोहरी, ऐसा एक बार हुआ है कि दोहरी चक्कर की मतगणना के आधार पर एकमात्र राष्ट्रपति आपका वीवी गिरी चुना गया था 1969 में। ठीक है भाई, तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें आपके विधायक और सांसद भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव की जो जनगणना का आधार वर्ष है वो 1971 है। और 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत यह 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है भाई। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की पद्धति है, इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 55 में बताया गया है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद, बाय डिस्प्यूट, विवाद किसे निर्देशित किया जा सकता है? निर्वाचन आयोग, संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय। आपका जो राष्ट्रपति है उसके जो चुनाव करवाता है वो करवाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव करवा दिया, अच्छा ये तो चुनाव करवाता है, लेकिन सपोज करो चुनाव में विवाद हो गया, हमें क्या पता चलेगा विवाद हुआ? तो इस चुनाव में जिस कैंडिडेट ने भाग लिया है, तो किसने भाग लिया है? विधायक और सांसद। उनको ये लगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कहीं ना कहीं विवाद हुआ है, कोई धांधली हुई है, कोई ना कोई झोल हुआ है, तो वो क्या करेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन के अंदर अपील कर देंगे भाई, 30 दिन के अंदर अपील कर देंगे। अच्छा अपील कर दिया, कम से कम कितने सदस्य है? 20 सदस्य। कितने सदस्य भाई? राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद 30 दिन के अंदर 20 सदस्य सुप्रीम कोर्ट में क्या करेंगे? अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करने के लिए 5 सदस्यों की एक बेंच तैयार करेगी। जांच करने के लिए 5 सदस्य मतलब 5 जजों की एक बेंच तैयार करेगी और ये जांच करेंगे। चाहे जांच में 1 महीना लगो, चाहे 6 महीना लगो, जब तक ये जांच चलेगी, जब तक वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति बना है वह अपने पद पर रहेगा। यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा और उसके द्वारा किए गए समस्त कार्य मान्य होंगे। यदि वह दोषी नहीं पाया जाता तो वह अपने पद पर बना रहेगा। प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित सभी जो विवाद है वो आपका सुप्रीम कोर्ट भाई इनका निपटारा करता है। और आर्टिकल पूछ ले तो अनुच्छेद 71 के तहत करता है। कितने दिन के अंदर अपील करनी पड़ेगी? 30 दिन के अंदर। और कम से कम कितने सदस्य है? 20 सदस्य अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच के लिए 5 सदस्यों की एक बेंच तैयार करती है जो इसकी जांच करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक, कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल सेकेंडर्स। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भाग लेता है आपका एमएलए और एमपी। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, अच्छा 50 व्यक्ति कम से कम वो चाहिए कि उस व्यक्ति को खड़ा करेंगे कि भाई हमारा नेता ये है, और 50 व्यक्ति वो चाहिए कि वो ये कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, समर्थक। तो 50 तो चाहिए आपके अनुमोदक और 50 क्या चाहिए? आपके समर्थक। टोटल भाई 100 व्यक्ति चाहिए। जिस भी व्यक्ति के पास 100 विधायक और एमपी हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव का नामांकन यानी पत्र भर सकता है। 100 व्यक्ति कौन कौन से हैं? 50 प्रस्तावक तो वो होते हैं जो अपना एक नेता चुनते हैं, जैसे हम क्लास में मॉनिटर चुनते हैं, उसी प्रकार 50 इनमें से होंगे 50 मेंबर। जो 50 मेंबर होंगे वो अपना एक कैंडिडेट उठाएंगे और 50 कैंडिडेट वो होंगे जो ये कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए और ये 100 के हस्ताक्षर होने चाहिए नामांकन पत्र पर। ये तो इसलिए भाई प्रस्तावक और अनुमोदक राष्ट्रपति के चुनाव में कितने चाहिए? 50-50। 1997 से पहले 10-10 हुआ करते थे भाई। इनकी जमानत राशि 2500 थी, वर्तमान में इसकी जो जमानत राशि है वो 15,000 है भाई, और यह आरबीआई में जमा की जाती है। और 1/6 मत नहीं मिलने पर यह जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। प्रश्न पूछा है चुनाव कौन करवाता है? तो भाई जो चुनाव होते हैं आपका स्थानीय जो सरकार होती है, जैसे आपका मैं पंचायती राज की बात करूं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनको छोड़ दो, इनका चुनाव तो करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। बाकी सभी का जो चुनाव है वो कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग।
और केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है भाई? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 55, 68, 69, 71। अभी मैंने बताया अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाता है, तो विवाद हो जाया तो इसके जो खिलाफ अपील होगी वो अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में अपील होगी। अपील कम से कम कितने दिन के अंदर करेंगे भाई? कम से कम 30 दिन के अंदर। चुनाव होते ही 30 दिन के अंदर हम अपील कर सकते हैं। कितने सदस्य अपील करेंगे? 20 सदस्य अपील करेंगे। 20 सदस्य अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच के लिए क्या करेगी? जांच के लिए 5 जजों की एक बेंच तैयार करेगी और यह जो 5 जजों की जो बेंच तैयार हुई है वो इस विवाद का निपटारा करेगी। और ये जो सारा का सारा प्रावधान है ये आपके अनुच्छेद 71 में किया गया है। इसमें राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारों का उल्लेख किया गया है। यदि वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह पद से हटा दिया जाएगा और जब तक वह पद पर था उसके द्वारा किए गए समस्त कार्य मान्य होंगे। यदि वह दोषी नहीं पाया जाता तो वह अपने पद पर बना रहेगा। आर्टिकल 71 में इसका उल्लेख है। बात करते हैं अनुच्छेद 55। 55 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 68, अनुच्छेद आपका जो 68 है उसमें यह बताया गया है कि जो आपका उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद क्या हो जाए, अचानक रिक्त हो जाए। अच्छा, रिक्त कैसे होगा? या तो वह अपना त्याग पत्र दे दे या वह कार्य करने में असमर्थ हो या उसकी मृत्यु हो जाए। जब अचानक उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है तो यथाशीघ्र चुनाव करवाने हैं भाई। क्या करवाने हैं? चुनाव। मतलब 6 महीने के अंदर तो चुनाव हो जाने चाहिए। और जो नया व्यक्ति चुनकर आएगा उपराष्ट्रपति, उसका कार्यकाल शेष अवधि का न होकर, शेष अवधि का नहीं होगा, पूरा कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। का न होकर पूरे 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 69 है, इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है और उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 1 माह, 3 सप्ताह। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो चुनाव का प्रचार है भाई, चुनाव का प्रचार वो 14 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 14 दिन चलता है। और चुनाव के लिए राष्ट्रपति जो उम्मीदवार है उसको 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए, जमानत राशि 15,000 चाहिए, जमानत राशि 15,000 चाहिए भाई। और ये आरबीआई में जमा होती है आपकी। और 1/6 मत नहीं मिलने पर जमानत राशि जब्त हो जाएगी। और राष्ट्रपति अपना जो नामांकन है वह लोकसभा महासचिव, एक बार लोकसभा महासचिव, एक बार राज्यसभा महासचिव के समक्ष भरता है। और इनका जो प्रचार है वो कितने दिन चलता है? 14 दिन, यानी 2 सप्ताह चलता है। और चुनाव होगा उसका उल्लेख आर्टिकल 54 और 55 में किया गया है। 54 में तो यह है कि इसके चुनाव में कौन भाग लेता है और 55 में यह है कि इसके चुनाव की प्रक्रिया कैसी है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? इसमें यह बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल भाई, राष्ट्रपति का कार्यकाल। और जो कार्यकाल होता है वह शपथ ग्रहण करने से, शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है, 5 वर्ष तक होता है। अच्छा, वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है और जब तक वह अपने पद पर बना रहेगा तब तक नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण नहीं कर लेता। इसका उल्लेख आता है अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में लिखा गया भाई ये बात। कार्यकाल कितना है?
पूरा का पूरा 5 वर्ष। कब से? शपथ ग्रहण करने से। किस अनुच्छेद में? 56 में। 54। अगर हम बात 54 की बात करें कि आर्टिकल 54 में क्या है, तो देखो 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो देखो भाई, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और कौन लेंगे? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया, जो 1995 से प्रभावी यानी लागू होता है। सभी राज्यों के निर्वाचित, राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य किसमें भाग लेते हैं भाई? ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अच्छा, कौन नहीं लेता? तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। 56 आपका कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 है, वो है आपका पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कितनी भी बार क्या हो सकता है? पुनः निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 की बात करूं तो 58 में आता है राष्ट्रपति पद की योग्यता। और भाई योग्यता नॉर्मल याद कर लेना, न्यूनतम आयु चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। बाकी सारी सेम है। सेम क्या है? भारत का नागरिक हो, उसकी मतदाता सूची में नाम हो, आर्थिक रूप से दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से पागल ना हो और लोकसभा सदस्य चुने जाने के योग्य हो। लेकिन आप तो क्या पढ़ लेना? न्यूनतम आयु। और न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। और योग्यता का उल्लेख किसमें है? 58 में। पूछा क्या था? कार्यकाल, यानी 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा, तो आर्टिकल आपका 56 भाई। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन होते हैं? मैंने अभी बताया था, देखो कौन कौन होते हैं। आपके सबसे पहले संसद, संसद के 2 सदन है। जहां भी संसद नाम आए वहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, मतलब मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। अच्छा, एक तो ये होंगे। दूसरा कौन होगा? सभी राज्यों की विधानसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सारे के सारे राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत नहीं होंगे। तीसरा, दिल्ली पांडिचेरी, दिल्ली पांडिचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। दिल्ली पांडिचेरी को भाग लेने का अधिकार दिया 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अच्छा, कौन शामिल नहीं होता? तो संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। और यह सारा का सारा प्रावधान है वो अनुच्छेद 54 में किया गया है भाई। तो ऑप्शन देखो, संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, गलत है भाई। संसद के कैसे सदस्य आएंगे? निर्वाचित आएंगे, और विधान परिषद के भाग नहीं लेते। और अगला देखो भाई, ये तो ये गलत होगा। संसद के दोनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है भाई। संसद के दोनों और विधानसभाओं के क्या है? निर्वाचित सदस्य, ये सही है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं भाई, मनोनीत भाग नहीं लेते। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य ये भाग जरूर लेते हैं, लेकिन इसके साथ क्या होते हैं? राज्य विधानसभाओं के भी क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन बी सही है भाई। बाकी सारे के सारे क्या हैं? आपके गलत हैं भाई। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता है, योग्यता भाई, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद
56। और योग्यता में देखो क्या क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, सही है। न्यूनतम आयु का प्रावधान कितना है, 35 वर्ष। उसमें लोकसभा के लिए निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, भाई सही है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, यह कोई जरूरी नहीं है भाई, ये योग्यता में उल्लेख नहीं है। प्रश्न पूछा था कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी, बाकी सारी सेम है। आर्टिकल 56 में योग्यताओं का उल्लेख है। योग्यताओं में क्या दे दिया, भारत का नागरिक हो, आर्थिक रूप से क्या ना हो, दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से पागल ना हो, किसी भी निर्वाचित मतदाता सूची में उसका क्या हो, नाम होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है भाई, अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र देगा, वो त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को। किसको देगा भाई, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति यह सूचना तुरंत यह जो सूचना है वो किसको पहुंचाएगा, यह लोकसभा अध्यक्ष को पहुंचाता है। उपराष्ट्रपति तुरंत यह सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष में ही आपका प्रधानमंत्री मंत्री परिषद बैठती है। और देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन है, राष्ट्रपति। तो जैसे ही आपका यह त्याग पत्र देगा तो तुरंत उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है भाई। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग इंपीचमेंट की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। अच्छा, उल्लेख पूछा है आपका अनुच्छेद 77, 61, 30, 60। देखो महाभियोग इंपीचमेंट, महाभियोग, जो महाभियोग प्रक्रिया है ये हमने सबसे पहले बात बता देता हूं कि ये हमने ली अमेरिका से। कहां से ली भाई, अमेरिका से ली। इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग प्रक्रिया क्या है, यह राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। अच्छा, यह प्रक्रिया कहां पर लेके आते हैं, यह संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, संसद के किसी भी सदन, मतलब कोई भी सदन यह प्रक्रिया आपकी ला सकता है, चाहे लोकसभा लेके आओ चाहे राज्यसभा लेके आओ। इसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो और चाहे वह निर्वाचित हो। महाभियोग प्रक्रिया में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब यह है दोनों सदनों की बैठक है, और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। अच्छा, महाभियोग प्रक्रिया है क्या, महाभियोग प्रक्रिया में जैसे सपोज करो लोकसभा है और राज्यसभा है, आपका कोई भी सदन लेके आ सकता है। जो भी सदन यह प्रक्रिया लेके आ रहा है उस सदन के 1/4 सदस्य, और कितने दिन पहले, 14 दिन पहले, 14 दिन पहले। और यह सूचना किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। सूचना किसको देंगे भाई, राष्ट्रपति को देंगे। अगर लोकसभा लेके आ रहा है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देंगे। अगर राज्यसभा लेके आ रहा है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य 14 दिन पूर्व सूचना देंगे राष्ट्रपति को कि हम आपके खिलाफ क्या लेके ला रहे हैं, अविश्वास। ये कहने का मतलब महाभियोग प्रक्रिया लेके आ रहे हैं। जो भी सदन लेके आए, सपोज करो आपका लोकसभा लेके आए, तो लोकसभा के यह पूरा का पूरा सदन अपने कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को क्या करेगा, पारित करेगा। और जैसे ही पारित करेगा तो यह प्रस्ताव किस सदन में आएगा, राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में यहां जैसे ही यह प्रस्ताव आएगा तो राज्यसभा राष्ट्रपति के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उनकी जांच करेगा। राष्ट्रपति अपना बचाव पक्ष रख सकता है। अगर यह सदन भी अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाएगा। लेकिन अब तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया नहीं लाई गई है। प्रश्न ये आते हैं सारे के सारे, महाभियोग प्रक्रिया कहां से ली, तो भाई अमेरिका से ली। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 61 में है। महाभियोग प्रक्रिया में कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग प्रक्रिया कौन सा सदन ला सकता है, तो संसद का कोई भी सदन ला सकता है, चाहे लोकसभा लेके आओ चाहे आपका राज्यसभा लेके आओ। क्या महाभियोग प्रक्रिया में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो महाभियोग प्रक्रिया में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। अधिवेशन का मतलब है संयुक्त बैठक है।
और संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो महाभियोग प्रक्रिया आपकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अच्छा, न्याय कौन करती है? आपकी न्यायपालिका करती है, लेकिन ये यहां पर न्याय किसने किया? संसद ने। और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब यह है, अगर संसद ने किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया तो न्यायालय द्वारा इसकी जांच नहीं की जा सकती, न्यायालय में केस नहीं हो सकता, इसलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया माना गया है। तो भाई महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 61 में है। 77 में यह कहा गया है कि भारत सरकार के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। आर्टिकल 30 आपका 29 और 30 जो आर्टिकल है वो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। आर्टिकल 29 में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण वह अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। आर्टिकल 30 में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रबंधन कर सकते हैं, मतलब अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अनुच्छेद 60 इसमें शपथ का उल्लेख है। भाई किसकी शपथ है? राष्ट्रपति की शपथ। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाएगा। भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद 60 के तहत। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? अभी बताया 12 दिन, 14 दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो कितने दिन पहले भाई? 14 दिन पहले। कोई भी सदन महाभियोग प्रक्रिया लेके आएगा, उसके 1/4 सदस्य कम से कम कितने दिन पहले? 14 दिन पहले किसको सूचना देंगे? राष्ट्रपति को सूचना देंगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करता? नहीं पूछा भाई, किसका? मंत्री परिषद। मंत्री जो मंडल होता है, या मंत्री मंडल या मंत्री परिषद, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार किया गया भाई 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 352। मंत्री परिषद होते हैं, उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका कैबिनेट मंत्री, जो भी सरकार होगी उसके कैबिनेट मंत्री होंगे। अच्छा, और कौन होंगे? एक आपके होंगे राज्य मंत्री, ये इनके प्रभारी होते हैं भाई। एक तीसरा होते हैं उप मंत्री, ये नामात्र के मंत्री होते हैं, ये मंत्री परिषद की बैठकों में भाग नहीं लेते। तो मंत्री 3 प्रकार के हैं। मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सही है, यानी कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री तो राज्य मंत्री भी हैं, उप मंत्री भी हैं। तो कौन सा नहीं है? स्थानीय सरकार के मंत्री। स्थानीय सरकार में कोई मंत्री नहीं होता। स्थानीय सरकार क्या है? यानी पंचायती राज, जिसमें आती है आपकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। इनमें मंत्रियों का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। पूछा था, नहीं है। नहीं कौन है भाई? स्थानीय सरकार के मंत्री इसमें शामिल नहीं है। कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का भाग तो है, परंतु उसके महाभियोग अधिकार में भाग नहीं लेता? मैंने अभी बताया था। निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होते हैं? संसद, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। और कौन होंगे भाई? और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सारे के सारे जितने भी राज्य हैं और उन सभी राज्यों की विधानसभाओं के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। और कौन होंगे? और शामिल होंगे आपका दिल्ली पांडिचेरी। और दिल्ली पांडिचेरी क्या है? आपका केंद्र शासित प्रदेश। और दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के भी कैसे? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली पांडिचेरी को कब शामिल किया गया? इनको शामिल किया गया 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया। प्रश्न है, निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? तो भाई निर्वाचक मंडल में ये शामिल है। उसके महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। तो महाभियोग प्रक्रिया में भाग कौन लेते हैं? महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, जिसमें आपके निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी हैं। सिर्फ ये भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेते? तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। ऑप्शन देखो भाई, लोकसभा लेती है, राज्य की विधानसभाएं नहीं लेती, राज्यसभा लेती है। प्रश्न आता है महाभियोग प्रक्रिया का भाग नहीं है तो राज्य की विधान परिषद ये भी नहीं लेता। अच्छा, प्रश्न है निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु महाभियोग प्रक्रिया में नहीं है। इसका सही आंसर सी है भाई। राज्य की विधानसभाएं, निर्वाचक जो आपकी विधानसभा है ये राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेती हैं परंतु राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। जो विधान परिषद है ये तो चुनाव में भाग नहीं लेती, तो इसलिए तो हट गया। लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका सही आंसर है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है राज्य की विधानसभाएं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। ऑप्शन सी सही है भाई। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए
आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू।